molar unit. Magnesium 2+, magnesium in ionic form होता है ना. Next tell me which one is the factory of ribosome synthesis? Which one is the factory of ribosome synthesis? Nucleolus. Very good. Nucleolus located in cytoplasm or nucleoplast. Nucleolus located in cytoplasm or nucleoplast. Nucleoplast. Very good. Yes, beta, correct. Which one is known as the engine of cell? Which structure is known as the engine of the cell? Ribosome. Which one is the universal organelle? Ribosome, correct. Mammalian mitochondria having which kind of ribosome? 80S, 70S, 55S. 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 Mammalian mitochondria. Okay. Good. गुड. चलो बढ़िया. बाकी सारे पॉइंट्स को आप अच्छे से रिवाइज करते हो ना बेटा. ओके. कल एक एनिमेशन दिखाया था, उसमें आपको एनिमेशन में समझ में आ रहा था कि किस तरीके से वो यूनिट पूरी बन रही है और उसमें एमआरएनए जो कि न्यूक्लियस से बाहर आएगा बेटा. न्यूक्लियस से बाहर आएगा मतलब डीएनए है न्यूक्लियस में. क्लियर. डीएनए ने अपनी इंफॉर्मेशन एमआरएनए के फॉर्म में न्यूक्लियस से बाहर ट्रांसफर करा दी. दैट इज एमआरएनए. मैसेंजर आरएनए नाम में ही इसके लिखा है मैसेंजर है. क्लियर. मैसेज लेके आया है कि डीएनए ने क्या ऑर्डर दिया है, वो मैसेज इसके फाइल में. उस मैसेज को रीड करेगा टीआरएनए. अभी सिंपल इंपॉर्टेंस समझो. पूरी मेथड आपको पढ़नी है, 12th में चैप्टर है. ओके. टीआरएनए बाइंड करेगा. टीआरएनए के पास, हर एक टीआरएनए के पास स्पेसिफिक अमाइनो एसिड होता है. एक नोट्स लिख लेना, शॉर्ट नोट्स. टीआरएनए अब क्वेश्चन आएगा कि अमाइनो एसिड क्या होता है. तो अमाइनो एसिड इज मोनोमर ऑफ प्रोटीन. प्रोटीन क्या होता है ये भी पता ना होगा क्या. प्रोटीन इज पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड. ओके. तो अमाइनो एसिड इज मोनोमर ऑफ प्रोटीन और यू कैन राइट डाउन पर्ल ऑन क्या लिखूं. मालिक इंग्लिश क्या होती है. मालिक इंग्लिश क्या होती है, किसी को पता है. चलो नेकलेस लिख देती हूँ मैं. ठीक है, समझ में आ रहा है. क्लियर. एंड थ्रेड क्या हो जाएगा. इज इट क्लियर. थ्रेड होता है पेप्टाइड बॉन्ड. ये सब आपको पढ़ने हैं बायोमोलिक्यूल में, बट अभी यहाँ पे जान लो. तो टीआरएनए के पास हर टीआरएनए एक अमाइनो एसिड लेके आता है. इट मींस कि आपके बॉडी में कि एसेंशियल या चलो एसेंशियल वर्ड छोड़ते हैं अभी. ऐसे अमाइनो एसिड जो प्रोटीन फॉर्मेशन में रोल प्ले करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ 20 है. मैजिक देखो, आप बायोलॉजिकल वर्ड की मैजिक बताती हूँ मैं तुम्हें. 20 अमाइनो एसिड है. ठीक. 4 आपके पास तो नाइट्रोजनस बेस है, मतलब ये जो न्यूक्लियस के पास इंफॉर्मेशन है ये 4 है.
तो 4 आप समझ लो नाइट्रोजनस बेस है। अब इन्हीं 4 और 20 इनके कॉम्बिनेशन से दुनिया भर के अथाह इंफॉर्मेशन जनरेट हो रही है और उसके एक रेंज में प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है। ओके, तो देयर आर around 450 to 500 amino acid in a types of amino acid in a cell, but only among them only 20 amino acid involved in the formation of protein. अब मेरे प्यारे बच्चों बता दो, जब 20 अमाइनो एसिड है तो टीआरएनए कितना होगा? फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन और सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। नाउ टेल मी नंबर ऑफ टीआरएनए। सोच के बताओ थोड़ा सा, मजा भी आए कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने का। एक अमाइनो एसिड के लिए एक टीआरएनए, कितने टीआरएनए? 20। वेरी गुड। तो 20 टीआरएनए स्पेसिफिकली फॉर द अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। ओके, 20 टीआरएनए 20 अमाइनो एसिड। तो हर बार इसके कोड के अकॉर्डिंग, अब तुम लोग को कोडॉन वोडॉन नहीं पढ़ा रहे हम, इन जो 4 नाइट्रोजनस बेस हैं इसमें ट्रिपलेट का सेट बनता है, ट्रिपलेट का। जैसे एक एग्जांपल हम दे देते हैं तुम्हें AUG का, AUG, क्योंकि ये mRNA है तो थायमिन की जगह क्या होगा? यूरेसिल होगा। अगर बहुत छोटे क्लास में थोड़ा बहुत भी पढ़ा है और याद है तो यूरेसिल और थायमिन तुम्हें याद होगा। तो AUG एक ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट क्या हुआ? 3 लेटर का सेट। तो सारे कोडॉन जो होते हैं वो ट्रिपलेट के सेट होते हैं। इज इट क्लियर? क्लियर है? तो AUG को सेंस करने के लिए जो कोड होगा, ठीक है, वो tRNA में होगा। U, ए के साथ क्या बाइंड होगा? यू के साथ ए एंड जी के साथ सी। तो जब देखो, सुनो ध्यान से सुनो, कुछ बता रही हूँ तो बेटा एकदम अच्छे से, ठीक। इसके पास इंफॉर्मेशन होगी UAC। अब किधर से क्या लिखा होता है, कैसे लिखा होता है, वो हम बाद में बात करेंगे। और mRNA पे लिखा था AUG। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो दिस इज कोडॉन और ये इसका रिवर्स है, दैट इज एंटी कोडॉन। और इसको रीड करके यहाँ पे रहेगा अमाइनो एसिड मेथियोनिन। MET से शॉर्ट में नोटिस करते, रिप्रेजेंट करते हैं मेथियोनिन। ठीक है, तो ये एक चेन को मैं बता रही हूँ कि इसको रीड करने के बाद किस तरीके से tRNA इसे रीड करेगा एंड देन उस रीडिंग के अकॉर्डिंग अमाइनो एसिड को वो लेके आएगा, कैरी किया, मतलब अपने साथ अमाइनो एसिड उसने कैरी किया हुआ है। अमाइनो एसाइलेशन एक प्रोसेस होती है, वो बात की बात है। ठीक है, अमाइनो एसिड है तो पहला अमाइनो एसिड यहाँ पे आ गया। ओके, अब tRNA बढ़ता जाएगा, दूसरा ये tRNA रिमूव हो जाएगा क्योंकि इसने अपना प्रोटीन अमाइनो एसिड दे दिया। अब इसी तरीके से दूसरा, सपोज एलेनिन आ गया, प्रोलीन आ गया, ग्लाइसिन आ गया, वॉट एवर। क्लियर? अमाइनो एसिड आते जा रहे हैं और वो एक दूसरे पे ज्वाइंट करते जाएंगे, ठीक है, नीचे की तरफ ऐड होते जाएंगे एंड tRNA गायब होता जाएगा। नया tRNA, नया अमाइनो एसिड। तो वो जो 20 अमाइनो एसिड है उन्हीं के सीक्वेंस से, उन्हीं के रिपीटेड सीक्वेंस 20 के 20 हो ये भी जरूरी नहीं है, कोई भी हो सकते हैं, कई बार रिपीट हो सकते हैं, कोई भी सीक्वेंस हो सकता है उनका। अल्फाबेट के फॉर्म में इनको रिप्रेजेंट करते हैं, तब एक रिजल्टेंट प्रोटीन बनता है। इज इट क्लियर? एंड दिस विल बी प्राइमरी प्रोटीन। बाकी कहानी थोड़ी बहुत आपको पता है। प्राइमरी प्रोटीन ER से ट्रांसपोर्ट होगा, कहाँ जाएगा? गोल्जी बॉडी में जाएगा, ट्रांजिशन वेसाइकिल के थ्रू, देन गोल्जी बॉडी उसको मैच्योर करेगी सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी, एज पर रिक्वायरमेंट। किस तरीके का प्रोटीन है, उसका कौन सा स्ट्रक्चर होगा, वो वहां पे बनेगा। इज इट क्लियर? थोड़ा सा ये तुम्हें टफ लगेगा बट अभी तुम्हें नॉलेज चाहिए, इसका एक बेसिक कहानी समझ में आना चाहिए ना। जैसे नहीं, कोई मूवी देखते हो तो मूवी के ट्रेलर से एक आइडिया लेते हो कि भाई क्या मूवी उसके अंदर होगा, क्या कॉन्टेक्स्ट होगा उसके अंदर, तो वो आइडिया आपको मिलता है। तो जस्ट इस जो ये जो मैंने बताया ये अपने आप में बहुत बड़ी प्रोसेस है। 200 पेज की बुक है मेरे पास इस पूरी प्रोसेस की, जो मैंने तुम्हें यहाँ पे शॉर्ट में बताया। बट अपना अभी क्या है, इतना मानना कि हाँ भाई ये जो प्रोसेस है उसका एक ग्लिम्स हमें समझ में आना चाहिए। तो व्हाट हियर टेकिंग प्लेस,
दैट इज ग्रोइंग पेप्टाइड चेन। पेप्टाइड चेन मतलब प्राइमरी प्रोटीन बन रहा है। अभी बहुत छोटे प्रोटीन की चेन को, अमाइनो एसिड की चेन को प्रोटीन नहीं कहते हैं, इसलिए इसको क्या लिखा हुआ है, ग्रोइंग पेप्टाइड चेन। ठीक है, बाकी राइबोसोम यूनिट, टीआरएनए समझ में आ गया होगा, एमआरएनए समझ में आ गया होगा। इज इट क्लियर? एक व्यू आपको समझ में आया? प्रोसेस न लिखनी है ना अभी बहुत समझनी है, जस्ट सिंपल सी बात है कि यहाँ पे होने क्या वाला है उसकी आपको एक समरी समझ में आनी चाहिए। इतना समझ में आ गया तो बहुत है, ये कुछ भी अभी आपको लिखना नहीं। मैंने सिर्फ टाइम वेस्ट किया थोड़ा सा यहाँ पे तुम्हें बता के कि तुम्हें ये चीजें समझ में आती रहे कि यहाँ चल क्या रहा है। मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल, अभी राइबोसोम के बारे में ही कंटिन्यू है बेटा, क्लियर? एंड आर स्ट्रांगली निगेटिव। निगेटिविटी मतलब ये थॉट वाली निगेटिविटी नहीं है, बहुत पॉजिटिव काम करता है राइबोसोम, बट उसका जो अपीयरेंस है, जो उसका चार्ज है, दैट इज निगेटिव बिकॉज इट इज हैविंग आरएनए। ठीक है, एंड आरएनए में या डीएनए में ए रिप्रेजेंटिंग एसिड, ठीक है, और दैट इज कम फ्रॉम, अब देखो फिर से मेरे से पढ़ोगे तो इसी तरीके से आप बाहर जाते रहोगे, आपको हर एक चीज पता होनी चाहिए। दैट इज कम फ्रॉम द फॉस्फेट। ठीक है, और फॉस्फेट के पास होता है निगेटिव चार्ज, यहाँ से आ गया निगेटिव। इज इट क्लियर? ठीक है, वाई निगेटिव ये समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, ये तो प्रोटीन और आरआरएनए है। तो आरआरएनए में एसिडिक है, वहां पे निगेटिविटी है, फॉस्फोरिक एसिड की वजह से वो निगेटिव होता है, फॉस्फेरिक एसिड कन्वर्टेड इनटू फॉस्फेट आयन, दैट्स व्हाई निगेटिव। और प्रोटीन भी बेटा पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज होते हैं, तो यहाँ से भी निगेटिवली चार्ज आता है, यहाँ से भी निगेटिवली चार्ज आता है। न्यूट्रल भी हो सकता है प्रोटीन, अगर पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू निगेटिव चार्ज देन नेट चार्ज विल बी न्यूट्रल। ओके, तो मेम्ब्रेन लेस है, ये कहानी तो पता ही थी, एंड स्ट्रांगली निगेटिव, ये ध्यान में रखना। राइबोसोम्स आर द सेल ऑर्गेनेल दैट आर प्रेजेंट इन ऑल टाइप ऑफ सेल, ये तो बहुत बार हो गई कहानी। ऑर्गेनेल विद इन द ऑर्गेनेल, ये भी हम जब ऑर्गेनेल पढ़ रहे थे, माइटोकॉन्ड्रिया को, क्लोरोप्लास्ट को, तब भी हमने पढ़ा था। तो कुछ स्टेटमेंट आपको वाइस वर्सा मिलते रहते हैं। ठीक है, जब आप क्लोरोप्लास्ट पढ़ोगे तो आपको राइबोसोम पढ़ना होगा, जब आप राइबोसोम पढ़ोगे तो आपको क्लोरोप्लास्ट पढ़ना होगा। ठीक है, नाम आता रहता है। इज इट क्लियर? अब ये कुछ केमिकल्स हैं, ड्रग्स हैं, बेसिकली मेडिसिन है। जब हम ड्रग बोलें तो ड्रग का मतलब नशे वाला ड्रग नहीं होता हमेशा बेटा, मेडिसिन के लिए भी ड्रग्स वर्ड यूज करते हैं। क्लोरमफेनिकॉल, एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, दीज आर एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स एक्ट ऑन द बायोलॉजिकल एजेंट, बायोलॉजिकल एंटीजन या बैक्टीरिया, एंटीजन्स बैक्टीरिया हमेशा जो एक्सटर्नल सप्लाई से लेंगे और वो इंटरनली हमें जो इन्फेक्शन हो रखा होगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, उन पे एक्ट करेगा। एंटीवायरल ड्रग्स जो होती है वो वायरस पे, एंटीबायोटिक्स जो होती है वो मेनली बैक्टीरिया पे एक्ट करती है। तो क्लोरमफेनिकॉल, एरिथ्रोमाइसिन एंड टेट्रासाइक्लिन, तीनों ड्रग्स के नाम आपको याद होने चाहिए, इनके नाम काफी रिपीटेड होंगे। क्लियर? एंटीबायोटिक्स हैं, यहाँ भी इनका क्या एस्पेक्ट आपको देखना है, दे इनहिबिट 70S राइबोसोम। ओके, 70S राइबोसोम को इनहिबिट कर रही हैं, तो मतलब प्रोकैरियोट को टारगेट कर रही हैं, प्रोकैरियोटिक को टारगेट कर रही हैं, उनके 70S राइबोसोम उनकी मशीन को डिस्टर्ब कर रहे हैं। मशीन को डिस्टर्ब करेंगे तो सेल अपने आप डिस्टर्ब बेटा। क्लियर है? तो जस्ट एक आपको ग्लिम्स आप रखो कि किस तरीके से ड्रग वर्क करती होगी। आपको एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट आई थिंक सब ने ही लिया होगा, सब इस एज में आ चुके हो कि अभी तक बीमार पड़े ही होगे। वेदर चेंज होता है कोस्टल एरिया में, कभी ना कभी बीमार पड़े होगे, नहीं पड़े होते तो टू गुड है, बट किसी को पढ़ते हुए देखे होगे तो देखे होगे कि वहां पे डॉक्टर एक एंटीबायोटिक कोर्स चलाते हैं। ठीक है, उसको आपको इन बिटवीन नहीं छोड़ना चाहिए। इन बिटवीन छोड़े तो आपके जो बैक्टीरिया हैं पूरा उनको एंटीबायोटिक ने किल भी नहीं किया, कुछ बैक्टीरियल कॉलोनी रह गई एंड दे बिकम रेजिस्टेंट टू पर्टिकुलर एंटीबायोटिक। तो दोबारा आपने कभी एंटीबायोटिक वो ट्रीटमेंट लिया तो वहां पे बैक्टीरिया को कोई असर नहीं पड़ने वाला। हम भी स्मार्ट हैं तो बैक्टीरिया भी बहुत स्मार्ट है बेटा। क्लियर? तो हमेशा डॉक्टर की सलाह से एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट वगैरह जब भी चले उसको कंप्लीट करना चाहिए। टॉलिडिन ब्लू डाई,
can stain cytoplasm of cell that contain many ribosomes. क्लियर? क्योंकि ये बहुत छोटे हैं, ग्रैन्यूल्स हैं, तो इसको स्टेन करने के लिए हमें साइटोप्लाज्मिक एरिया को ही स्टेन करना पड़ता है जहां पे राइबोसोम्स प्रेजेंट है. आरआरएनए हेयरपिन लूप स्ट्रक्चर. हेयरपिन यू नो गर्ल्स, अभी तो देखो बहुत अलग अलग टाइप की हेयरपिन बनने लगी है. मम्मी लोगों से पूछोगे तो पहले बड़ा नॉर्मल सा ऐसा हेयरपिन आता था, क्लियर? एक ऐसे जूड़ा पिन आता है. तो बहुत सारे साइंटिस्ट लोग क्या कहते हैं ना कि जब जब जो चीज अपने आसपास दिखती है उसी से इंस्पायर होके वो नाम रख देते हैं. तो आरआरएनए की डिस्कवरी जब हुई तब कुछ इस तरीके के जूड़ा पिन चलती थी और उसी के नेम पे उसके स्ट्रक्चर लूप बना रहे. ठीक है, लूप बना रहा है. तो लूप को हमने टर्म क्या दे दिया, हेयर पिन लूप स्ट्रक्चर ड्यू टू पेयरिंग. अब ये लूप कैसे बन रहा है, आमने सामने के बेस में पेयर होंगे. ये भी पूरा पढ़ाएंगे आरआरएनए टीआरएनए इनके स्ट्रक्चर, वहां पे डिटेल में आएगा. बट डीएनए आई थिंक सभी जानते हो तुम लोग, इस तरीके से हेलिकल मॉडल बनाया होगा डीएनए का. तो इसमें समझ में आता है बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन रही है, प्रेजेंट है, तो ये आपस में जुड़े हुए हैं. अब सपोज कि ये डबल स्ट्रैंड है तो ये तो आपस में जुड़ गए. ये आरएनए तो सिंगल स्ट्रैंड है, तो अब ये बेटा इधर से इधर ये थ्रेड पड़ा है. ठीक, ये जस्ट सपोज कि एक लीनियर थ्रेड है, वो फिर फोल्ड हो रहा है. क्लियर? पहले स्टेज है फिर ये स्टेज है, तो ये भी फोल्ड हो रहा है. तो यहाँ पे ओपन ओपन केमिकल प्रेजेंट है जो बॉन्डिंग कर सकते हैं. तो बॉन्डिंग में पेयरिंग हो जाएगी. इज इट क्लियर? तो जब ये पेयर बना लिए आपस में बॉन्ड बना, तो कैसा स्ट्रक्चर, ये एक फिक्स स्ट्रक्चर हो गया लूप लाइक. इज इट क्लियर? क्लियर? तो हेयर पिन लूप स्ट्रक्चर ड्यू टू पेयरिंग, एंड दिस पेयरिंग इज रिच इन G and C. ठीक, गुआनिन एंड साइटोसिन. समझ में आया बेटा? जो हमने 4 बेस पेयर बात की ना अभी, ये क्या है आरएनए, तो इसमें क्या प्रेजेंट होगा, एडेनिन, यूरेसिल, साइटोसिन, गुआनिन, ये प्रेजेंट होंगे. तो इसमें रिच क्या है, रिच मतलब जिसका कंसंट्रेशन हाई है. तो जी और सी का कंसंट्रेशन हाई है. समझ में आया बच्चा पार्ट डी? तो बोलो हाँ. Very good. E. coli has 6 operons. Again, what is operon? These are the gene structure, gene regulation के structure होते हैं. Gene regulatory structure. अभी बस इतना लिख लो, फिर आपको ओपेरॉन मॉडल पढ़ाएंगे तब ये बात समझ में आ जाएगी ये क्या है. ठीक, सिंपल. जैसे चलो समझा ही देते थोड़ा सा. जैसे आपको घर में फैन ऑन करना है, ओके, आपके रूम में फैन है, उस फैन को आपको ऑन करना है और उसकी स्पीड को आपको रेगुलेट करना है. तो आप क्या करोगे? अगर बहुत टेक्निकली हाई एकदम एलेक्सा वाला घर नहीं है तो आप क्या करोगे? चलो एलेक्सा वाला भी है तो भी बोलोगे एलेक्सा प्लीज ऑन द फैन, स्विच ऑन द फैन. ओके, चलो अभी एलेक्सा वाला घर नहीं है तो फिर अपन क्या करते हैं, उठते हैं, स्विच ऑन करते हैं. क्लियर? रेगुलेटर एक ऊपर लगता है, उससे रेगुलेट करते हैं. तो सिंपली एक जीन के पास एक इंफॉर्मेशन है जो इंफॉर्मेशन कोड करेगी आगे जाके प्रोटीन को. अभी बताया मैंने, अमाइनो एसिड आएंगे, बाइंड करेंगे, फलाना ढिमकाना, सब समझ में आया तुम्हें थोड़ी सी प्रोसेस. तो उस केस में उसको रेगुलेट करना है कि हाँ भाई ये जीन इंपॉर्टेंट है, इस जीन को ऑन होने का टाइम आ गया, अदरवाइज सारे प्रोटीन हमेशा बनते रहेंगे. समझ रहे हो? तो रेगुलेटरी मैकेनिज्म जो कि जीन को ऑन करती है, ऑफ करती है, ऐसे रेगुलेटरी मैकेनिज्म को अपन क्या बोलते हैं, ओपेरॉन. ऑपरेटिंग विच टेक्स ऑपरेशन ऑफ जीन रेगुलेशन. इतनी सी बात बस अभी समझ लो, बाकी बहुत ज्यादा नहीं समझना है. दैट कंटेन्स जीन्स फॉर राइबोसोमल प्रोटीन. इसके पास क्या है, इसके पास वो जीन है जो राइबोसोमल प्रोटीन को फॉर्म करे. अब राइबोसोम क्या था बेटा, आरआरएनए प्लस प्रोटीन, यही तो है. बार बार हम बता रहे हैं, ध्यान से समझो. तो इस प्रोटीन को भी तो सिंथेसाइज करना पड़ेगा बेचारी सेल को. क्या हो गया? समझ में आया? इस प्रोटीन को सिंथेसाइज करना पड़ेगा ना बेटा, हाँ या ना?
यस और नो? कुछ भी उसको बाहर से नहीं आना बेटा, सेल खुद ही बहुत मेहनत करती है, काम करती है, बाहर से न्यूट्रिटिव वैल्यू आ रहा है उतना ठीक है, अमाइनो एसिड बाहर से आ रहा है वो आपके खाने पीने से आ जाएगी। मतलब कोई भी, यहाँ बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया भी तो फूड लेगा ना बेटा, तो उस फूड से उसको अमाइनो एसिड मिल जाएगा। वो अमाइनो एसिड प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म में, उस साइटोप्लाज्म से वो उनको टीआरएनए के थ्रू ऐड कर रहा है। तो वही लिखा हुआ है, ई कोलाई एस्चेरिचिया कोलाई हैज 6 ओपेरॉन दैट कंटेन्स जीन्स फॉर राइबोसोमल प्रोटीन। अभी बताओ किसी को कोई डाउट? आर्या, आर्यन, अथर, देवाशीष, हर्षिता, इकरा, जेहाना, कृतिका, मृणाल, नेहल, प्रज्वल, या बहुत सारे बच्चे हो। चलो बताओ, तुम लोग खुद ही बताओ। नहीं डाउट है, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। शायद बायो का एक्स्ट्रा क्लास लेना होगा क्योंकि 3 से 4 लेक्चर में मुझे 19 तक ये चैप्टर खत्म करना था, अभी आज 18 हो गया ना, पॉसिबल ही नहीं है। बायो के एक्स्ट्रा क्लास जाएंगे बेटा, बी रेडी मेंटली। टॉलिडइन ब्लू डाई कैन स्टेन साइटोप्लाज्म एंड दिस ये इंफॉर्मेशन क्लियर है सबको? चलो आगे बढ़ते। नाउ न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस क्या है? राइबोसोमल फैक्ट्री है। The genes for ribosomal RNA synthesis are repetitive DNA. Repetitive segment होते हैं उनको बोलते हैं repetitive। ठीक है, जीन्स कहाँ है? डीएनए पे है। जीन्स क्या होते हैं? इंफॉर्मेटिव पार्ट ऑफ डीएनए। व्हाट आई मीन टू से बेटा, सिंपल एक एग्जांपल से समझो। जैसे आपकी कॉपी है, कॉपी में अभी आप नोट्स बना रहे होगे तो कुछ को आदत होगा तुम लोगों को, कुछ आप स्टार्टिंग से लिखते होगे, कुछ आप बैक पेज पे लिखते होगे। ठीक है, अगर नहीं याद है तो कोई बात नहीं, बट फिर भी अभी पूरी नोटबुक नहीं भरी होगी, कुछ पेजेस होंगे जहाँ पे रिटर्न में कुछ लिखा होगा, कुछ पेजेस होंगे जहाँ पे पूरा ब्लैंक होगा। इज इट क्लियर? रहता है ना ऐसे? तो अगर आपने बीच बीच में कहीं पे पेज पे लिख रखा है तो वो कैसा होगा? ये खाली, ये खाली, ये खाली। ठीक है, तो कुछ ऐसे सेगमेंट होंगे जो रिपीट हो रहे होंगे और उनके पास इंफॉर्मेशन होगा। तो डीएनए पे भी इसी तरीके से इंफॉर्मेशन लिखी होती है, और जिस जगह पे इंफॉर्मेशन लिखी है, जैसे जैसे सपोज ये डार्क वाली लाइन इंफॉर्मेशन वाली, तो ये जीन हो जाएगी, ये जीन्स है। ओके, अगर आप इस तरीके से बनाओ तो ये लोकस, लोकस आपने वर्ड सुना होगा, कंडेंस फॉर्म हो गया। तो ये वो प्लेस है जहाँ पे जीन्स प्रेजेंट होंगे, जो लोकाई एक लोकेशन देगा जीन्स के। बाकी हम क्रोमोसोम पढ़ाते वक्त बात करें। तो जीन्स फॉर राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस, अगेन ये जीन्स है तो इसके पास इंफॉर्मेशन क्या है? राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस की इंफॉर्मेशन है, प्रोटीन के सिंथेसिस की इंफॉर्मेशन चलेगी ओपेरॉन में। क्लियर? ये जीन्स क्या है? जहाँ पे आरएनए के सिंथेसिस की इंफॉर्मेशन है। ठीक है, दे आर रिपीटेटिव सेगमेंट, रिपीट होते हैं। A smaller subunit first interact with mRNA during protein synthesis. Clear? राइबोसोम की जो 2 यूनिट थी बेटा, उसमें से स्मॉलर सब यूनिट इंटरेक्ट करेगी सबसे पहले mRNA के साथ। Then polysome, also known as ergosome. क्लियर? पॉलीसोम क्या है? एक mRNA पे नंबर ऑफ राइबोसोम अटैच होते हैं तो वो पॉलीसोम कहलाता है। सिग्नल हाइपोथेसिस प्रपोज्ड, जो ये सारी इंफॉर्मेशन चल रही है बेटा, ये सब क्या है कि एक दूसरे को सिग्नल्स जा रहे हैं और इस तरीके का कुछ मैकेनिज्म हो रहा है, तो इसको पहले डिस्कवरी के पहले हाइपोथेसिस दिया गया होगा। तो दैट हाइपोथेसिस प्रपोज्ड बाय द Bowell and Sabatini to explain that whether a protein would be synthesized on a membrane bound or free ribosome. Clear? अब ये जो फ्री राइबोसोम था, स्मॉलर सब यूनिट फ्री थी, उसने जब एमआरएनए से फर्स्ट इंटरेक्ट किया तो वो खुद क्यों नहीं प्रोटीन सिंथेसिस किया? वो इस एमआरएनए को लेके आएगा ईआर पे प्रेजेंट राइबोसोम के पास, और ये पूरी कंप्लीट यूनिट बनेगी एंड देन एमआरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन। तो यही हाइपोथेसिस कहती है।
और यहाँ पे आपका राइबोसोम हो गया कंप्लीट। एनी क्वेरी? अब थोड़ा सा हम फास्ट पढ़ाएंगे बेटा। किसी को कोई क्वेरी है? ओके, नो क्वेरी। अब देखो बेटा, यहाँ पे मैंने हेडिंग जो दी है दैट इज माइक्रो बॉडी, और ये आपको एनसीईआरटी के सबसे एंड में दिखेगा, मतलब इसी चैप्टर के सबसे एंड में सिर्फ 2 to 3 लाइंस वहां पे लिखी हुई है। एनसीईआरटी अपनी ओपन करो, 8.5.11 ऑन पेज नंबर 140 इट्स गिवन माइक्रो बॉडीज। हम यहाँ सीक्वेंस में लेंगे क्योंकि अभी हम सारे छोटे छोटे वैक्यूल्स और ये सारे स्ट्रक्चर्स देख रहे थे ना, वैक्यूल देखा, राइबोसोम्स देखा, तो उसी से रिलेटेड समहाउ माइक्रो बॉडीज है। राइबोसोम को क्या बोला गया था? माइक्रोसोम। क्लियर? दिस इज माइक्रो बॉडीज। चलो, माइक्रो बॉडीज आर सिंगल मेम्ब्रेन। फर्स्ट ऑफ ऑल माइक्रो बॉडी और राइबोसोम में डिफरेंस क्या है कि माइक्रो बॉडीज के पास मेम्ब्रेन होगा एंड राइबोसोम मेम्ब्रेन लेस था। Microbodies are single membrane enclosed small cell organelle, जिसने जो कि एक छोटा सा membrane closed small cell organelle है and smallest membrane bound cell organelle होंगे। अगर आपसे क्वेश्चन आता है, देखो सुनो, अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कैसे बनते हैं। स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल आई, देन आंसर विल बी राइबोसोम। स्मॉलेस्ट मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल, देन आंसर विल बी माइक्रोबॉडीज। ठीक है, फिर हो सकता है माइक्रो बॉडी नहीं लिखा हो, उसमें ग्लायोक्सिसोम, स्फेरोसोम, पेरोक्सिसोम इस तरीके से करके लिखा होगा, तो आपको इनमें से ही कोई एक टिक करना होगा। ओरिजिनेटेड फ्रॉम ईआर, ओरिजिन इनका भी कहाँ से हो रहा है? ईआर से हो रहा है, जस्ट लाइक अ वेसिकल्स। डायमीटर 0.5 to 0.5 to 2.5 micrometer. These are of three types: peroxisome, glyoxisome, स्फेरोसोम। देखो जो इसका प्रीफिक्स है ना, उसी के अकॉर्डिंग इनका नेमिंग किया गया। नो सोमा मीन्स यू नो कि दैट इज बॉडी। चलो फास्ट फास्ट इसको वन बाय वन इनकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। लोकेशंस, cell of plants, protozoa and animals all have the microbodies. They contain enzymes. देखो ये है फंक्शनल है माइक्रोबॉडीज। दे आर नॉट लाइक जस्ट स्टोरेज, वैक्यूल्स की तरह फूड स्टोरेज या कुछ स्टोरेज का काम नहीं कर रहे हैं। दे आर फंक्शनल। व्हाट इट मीन्स कि इनके पास होंगे एंजाइम्स जो कि कोई रिएक्शंस पार्टिसिपेट करेंगे, कुछ बायोकेमिकल रिएक्शंस को परफॉर्म करेंगे। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। दे कंटेन एंजाइम्स व्हिच पार्टिसिपेट इन द वेरिंग स्टेजेस ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन विद इन द सेल।
Specifically, microbodies allow for the breakdown, breaking, मतलब कैटाबॉलिज्म, लार्जर मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करना प्रोसेस इज कैटाबॉलिज्म ऑफ फैट, फैट के कैटाबॉलिज्म, अल्कोहल्स के कैटाबॉलिज्म एंड अमाइनो एसिड के कैटाबॉलिज्म में रोल प्ले करेंगे, मेनली, स्पेसिफिकली, नॉट ऑल टाइम। ओके, तो फर्स्ट देखते हैं पेरोक्सिसोम। स्क्रीनशॉट ले लेना, नोट डाउन कर लेना। रॉडिन साइंटिस्ट है, फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व पेरोक्सिसोम इन माउस किडनी। ये डायरेक्ट क्वेश्चन, दोनों इंफॉर्मेशन डायरेक्ट एमसीक्यू है। साइंटिस्ट का नेम एंड कहाँ पे उन्होंने ऑब्जर्व किया था, तो माउस की किडनी सेल में ऑब्जर्व किया था पेरोक्सिसोम। डिस्कवर्ड बाय टॉलबर्ट, इन्होंने ऑब्जर्व किया, इन्होंने डिस्कवर्ड किया, फाइनली नेम दिया, ऑल्सो नोन एज यूरिकोसोम। कंसर्न विद हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 मेटाबॉलिज्म इन सेल, ठीक है। और इसके नेम में देखो, मैंने अभी क्या बोला बेटा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड की मेटाबॉलिज्म हो रही है यहाँ पे। इसका मतलब यहाँ पे पेरोक्साइड से रिलेटेड पेरोक्साइडेज एंजाइम्स होंगे, और पेरोक्साइड है यहाँ पे, पेरोक्साइड की मेटाबॉलिज्म हो रही है, दैट्स व्हाई बॉडी इज पेरोक्सिसोम। एकदम सीक्वेंस में, कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। concerned with the hydrogen peroxide metabolism in cell, rich in peroxidase and oxidase enzymes. Okay, in a cell, 70 to 100 peroxisomes may be present. Present in both plant and animal cells. The main enzymes of hydrogen peroxide metabolism are following. ये जो आपको कैटेगरी दी जा रही है ना, इस कैटेगरी में होते हैं पेरोक्सिडेज एंड ऑक्सीडेज एंजाइम। फिर कुछ एंजाइम के नेम, कुछ रिएक्शन से क्वेश्चंस आते हैं, उसको आपको नोट डाउन करना। यूरिकोसोम क्यों कहा गया, क्योंकि यहाँ पे यूरेट ऑक्सीडेज प्रेजेंट होता है, कैटालेज होता है, डेल्टा अमाइडो ऑक्सीडेज प्रेजेंट होता है, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड ऑक्सीडेज। अब ये आपको रटना नहीं है बैठ के, ठीक है। ये बहुत लो प्रायोरिटी के हायर लेवल के क्वेश्चन है, जो कि तब आप जाओ इनमें, ये आपके नोट्स में होना चाहिए, और इनको आप हैश मार्क करो, ठीक है। ये जब आपकी बहुत अच्छे से तैयारी हो रखी है, आप कॉन्फिडेंट हो, तो आप एक दो बार इन क्वेश्चंस को भी देख लो, इन पॉइंट्स को भी देख लो। तो नोट्स तो आपको कंप्लीट बनाना है। The enzymes glycolate oxidase is present in peroxisome. मेन एंजाइम ऑफ फोटो रेस्पिरेशन, ये आपको याद रखना है, इसको 3 स्टार लगाना, क्योंकि फोटो रेस्पिरेशन की मैकेनिज्म आपको पढ़ना है प्लांट फिजियोलॉजी में। तो ये एंजाइम बेटा देखो, इस वर्ड को फिर अगेन ब्रेक करते हैं। फोटो रेस्पिरेशन, फोटो मीन्स लाइट, क्लियर। एक होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रेस्पिरेशन, दैट इज एरोबिक। एक होता है कि लाइट के प्रेजेंट में रेस्पिरेशन हो रहा है, ठीक है। सेलुलर रेस्पिरेशन, दैट इज डिफरेंट थिंग। फोटो रेस्पिरेशन, दैट इज डिफरेंट थिंग, क्लियर। तो फोटो रेस्पिरेशन आपको आगे जाके हम बताएंगे, दिस इज जस्ट अ वेस्ट प्रोसेस, एक वेस्ट है। इसका कोई नीड नहीं है प्लांट को, लेकिन अननेसेसरी का वो वहां पे एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है फोटो रेस्पिरेशन। उस मैकेनिज्म में ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इनिशिएट कराता है फोटो रेस्पिरेशन। कन्वर्ट ग्लाइकोलिक एसिड इनटू ग्लायोक्सिलिक एसिड, व्हिच इज, देखो ग्लायोक्सिलिक एसिड बनाना, इसका आयनिक फॉर्म क्या हो जाएगा, ग्लायोक्सिलेट, व्हिच इज द इम्पोर्टेंट स्टेप ऑफ फोटो रेस्पिरेशन। बस अभी इतना नोट डाउन कर,
क्यों? फोटो रेस्पिरेशन सीन इन C3 प्लांट। क्या होते हैं C3 प्लांट? अब ये भी बताना पड़ेगा। चलो लिख लो फिर एक इंफॉर्मेशन। जब रेस्पिरेशन हो रहा है, जब सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, एक चीज ध्यान रखो, सेलुलर रेस्पिरेशन इज कॉमन फॉर द प्लांट्स एंड एनिमल। एक ही मैकेनिज्म होती है, वही प्लांट में होती है, वही एनिमल में। व्हाट आई एम सेइंग, सेलुलर रेस्पिरेशन, आई एम नॉट सेइंग फोटो रेस्पिरेशन। ठीक है, इस सेलुलर रेस्पिरेशन में जो फॉर्मेशन होगा, वो अगर कार्बन कंपाउंड जो फॉर्म हो रहा है, वो अगर C3, तो छोड़ो ये, तुम लोग अभी बस नोट डाउन करो, ज्यादा लंबा चला नहीं। सिर्फ ऐसे डाल लो कि दो कैटेगरी है प्लांट की, एक C3 प्लांट है, एक C4 प्लांट है। सिंपली जिसमें कार्बन 4 मॉलिक्यूल का बनता है उसको C4 बोलते हैं, जिसमें कार्बन 3 मॉलिक्यूल का बनता है उसको C3 प्लांट बोलते हैं। क्लियर? ठीक है, अभी बस इतनी नॉलेज रखो। ड्यू टू डुअल नेचर ऑफ रुबिस्को, रुबिस्को पहले भी एक एंजाइम आपको आ चुका है। रुबिस्को इज, कोई बता पाएगा व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रुबिस्को? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रुबिस्को? बताओ बेटा। आज जो रुबिस्को को फुल फॉर्म बनाएगा उसका एक चॉकलेट, चॉकलेट फिक्स, जब भी ऑफलाइन आएगा उसको चॉकलेट मिलेगा। सानिया ले गई चॉकलेट। राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, यस बेटा, ये होगा कंप्लीट। हर्षिता, राइबोलोज बिस को दो पोजीशन 1,5, ठीक है, कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। देखो यहाँ पे ध्यान देना था तुम्हें, ओ कैपिटल था, मैंने बताया था जब ओ कैपिटल होगा तो ऑक्सीजनेज आपको ऐड करना होगा। चलो, तो आप ये समझो कि जो कैल्विन साइकिल होती है ना, कैल्विन साइकिल के रिजल्टेंट अगर कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर रहे हैं, दैट इज रिलेटेड टू बेसिकली फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में जब कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर रहे हैं, तो फर्स्ट जो फिक्सेशन के बाद मॉलिक्यूल बनेगा, अगर वो 3 कार्बन का होगा तो C3 प्लांट होते हैं, 4 कार्बन का होगा तो C4 प्लांट होते हैं। In photorespiration, 3 cell organelle participates: chloroplast, peroxisome, mitochondria। बड़ा ही फेवरेट क्वेश्चन है ये एग्जामिनर का। सीक्वेंस ऑलरेडी पूछा गया है और आंसर की भी गलत थी, एनटीए को उस टाइम चैलेंज दिया गया था। क्लियर? आंसर की उन्होंने सीक्वेंस के गलत दिए थे। तो क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया, these 3 organelles are involved, then complete photorespiration takes place. The substrate of photorespiration is glycolate or glycolic acid. ईरा ने भी रिप्लाई किया, ईरा और शान्या। चलो मैं नाम याद रखूंगी। राइबोलोज 1,5 बिस या बाइफॉस्फेट, 5 कार्बन सुगर होता है प्लस ऑक्सीजन, देन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में यहाँ पे ऑक्सीजन बाइंड कर गया, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को CO2 बाइंड कर जाता है तो फोटोसिंथेसिस हो जाती है, ऑक्सीजन बाइंड कर देता है तो फोटो रेस्पिरेशन हो जाता है। क्लियर? सिंपल से अगर तुम्हें थोड़ा सा और डिटेल समझना है, तो जब रुबिस्को दोनों को बाइंड कर सकता है, इट्स लाइक अ मीडिएटर। ठीक है, एक ऐसा मीडिएटर है जो कभी ऑक्सीजन के साथ चला जा रहा है, कभी CO2 के साथ चला जा रहा है। तो जब CO2 के साथ चला जाता है तो प्रोसेस हो जाती है फोटोसिंथेसिस की, जो कि आपको पता है बहुत ही नेसेसरी प्रोसेस है। एंड जब ऑक्सीजन को बाइंड कर लेगा तो वेस्ट प्रोसेस में चला जाता है, दैट प्रोसेस इज फोटो रेस्पिरेशन।
पेरोक्सिसोम्स जो हैं वो फोटो रेस्पिरेशन से रिलेटेड है. द एंजाइम रुबिस्को नाउ नोन एज राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट ऑक्सीजनेज, कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज भी कह सकते हैं. इस केस में क्योंकि उसने ऑक्सीजन को सिर्फ बाइंड किया है तो उसको क्या बोलेंगे, राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट या बाइफॉस्फेट ऑक्सीजनेज. देखो बेटा, ये सब अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ना तो बिल्कुल भी अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है. दिस इज सेल चैप्टर एंड दिस इज की ऑफ डिफरेंट अनदर चैप्टर्स. तो जस्ट नोट इट डाउन. ये पूरी पूरी प्रोसेस आपको किसी चैप्टर में अलग अलग पढ़नी है. ओके, तो डोंट वरी अबाउट कि मैम ने कैल्विन साइकिल का नाम ले लिया, हमें वो पढ़ना है. मैम ने फोटो रेस्पिरेशन नाम ले लिया, हमें वो भी पढ़ना है. हमें फोटोसिंथेसिस भी नहीं आ रही है, पता नहीं है क्या क्या कंपाउंड है. ये सब कुछ भी आपको नहीं अभी सोचना. जस्ट नोट इट. In 1965, T. Dubé, scientist हैं, first time isolated peroxisome. Following disease occurs due to defective peroxisome. अब ये defective मतलब genetic disorder. जीन्स लेवल पे कोई प्रॉब्लम होगा तो वहां पे डिजीज होगी, तो जेनेटिक डिसऑर्डर. चेल वैगनर सिंड्रोम. अब इसको चलोगे कि इसको टेंशन ले लोगे, तो टेंशन थोड़ी लेना है, जस्ट ध्यान रखना है. सिंड्रोम हमेशा ग्रुप ऑफ डिजीज को लेके आता है. ठीक है, कोई मेजर डिजीज होगी तो उसको सिंड्रोम बोलते हैं, जो रिलेटेड होगा कई मल्टीपल डिजीज से. अब देखो यहाँ पे ब्रेन भी अफेक्टेड है, किडनी भी अफेक्टेड है, लीवर भी अफेक्टेड है. क्या, क्योंकि इस लोकेशन के पेरोक्सिसोम की फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं है, वो डिफेक्टिव है. डिफेक्टिव होना क्या होता है, जो एंजाइम्स इन रिएक्शंस को चलाने के लिए चाहिए थे वो एंजाइम्स को कोड करने वाले जीन. देखो, जीन से ही एंजाइम बन रहे हैं, जीन से प्रोटीन बन रहा है, प्रोटीन ही एंजाइम है. तो एंजाइम्स को सिंथेसाइज करने वाला कोई जीन क्या हो गया, डिफेक्टिव हो. अगर जीन में डिफेक्ट हो गया तो ऑब्वियसली वो इस प्रोटीन को फॉर्म नहीं कर पाएगा, तो ये एंजाइम नहीं बनेगा. तो ग्रुप ऑफ एंजाइम्स वहां पे जो प्रेजेंट है उसमें से कोई एंजाइम्स नहीं बन पा रहा है, तो ऑब्वियसली जो एंजाइम नहीं बना उसको कहीं तो रोल प्ले करना था ना. ठीक है, जैसे सिंपल सा एग्जांपल, आपको अगर कैप्सून आना है तो यू आर डिपेंडेंट ऑन योर पेरेंट्स. या तो आप बहुत पास में हो तो आप पैदल भी आ सकते हो, तो आपको कुछ ऐसी चीजें करनी है जिसपे आप डिपेंडेंट हो. अब सम आप पापा बाहर गए हुए हैं, कोई है नहीं, तो उस दिन आप कैसे भेज देते हो फटाफट मैसेज. क्लियर. अभी तुम लोग तो खैर ऑफलाइन आए नहीं हो, तो बच्चे ऐसे करते हैं कि मैम कोई ड्रॉप करने के लिए नहीं है तो आज हम नहीं आ सकते, सिंपली. तो वो चीज जो उस पूरी प्रोसेस के लिए, उस पाथवे के लिए एसेंशियल थी, दैट आर एंजाइम. अगर कोई पर्टिकुलर एंजाइम ए बी सी डी के कॉम्बिनेशन से पाथवे कंप्लीट हो रहा है तो उस केस में अगर बी डिफेक्टिव हो गया तो वो पाथवे रुक जाएगा, सिंपल. और रुका तो डिसऑर्डर हो गया, दैट इज जेनेटिक डिसऑर्डर. गुड्डू, इज इट क्लियर? सेकेंड डिसऑर्डर है एड्रेनोल्यूकोडिस्ट्रोफी, रेयरेस्ट डिजीज है. इम्यून सिस्टम इज सीवियरली अफेक्टेड. इसमें इम्यून सिस्टम में डैमेज हो गया. अब हमने तुम्हें जो बताया ना, ये सिंड्रोम और ये डिस्ट्रॉफी, ये सब रिलेटेड होते हैं कई डिजीज से. इम्यून सिस्टम अफेक्टेड हो गया तो एक पर्सन को नॉर्मल फीवर से भी प्रॉब्लम हो जाएगी, नॉर्मल इन्फेक्शन से भी उसको सीवियर कंडीशन आ सकती है. हाइड्रोजेनोसोम्स वर डिस्कवर्ड इन 1997. बहुत अभी रिसेंट की एक तरीके से डिस्कवरी है ये सब. दीज आर डिराइव्ड फ्रॉम द माइटोकॉन्ड्रिया. और ये कहाँ से डिराइव्ड होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया से. क्यों? These are those mitochondrial fragments which have lost their respiratory activity. जैसे लाइसोसोम ऑटोफेजी करने जा रहा था ना कि हाँ ये माइटोकॉन्ड्रिया अभी किसी काम कर, उसी तरीके से क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया अपना मेन काम तो भूल चुका है, कुछ अदर फ्रैगमेंट में वो कन्वर्ट होकर कुछ डिफरेंट तरीके के वर्क में इन्वॉल्व. तो इस तरीके के स्ट्रक्चर को अपन माइक्रोबॉडी हो गया, वो छोटा फ्रैगमेंट हो गया, हाइड्रोजेनोसोम्स कहते हैं. They lack DNA but having double membrane. ये important point है, एक बार पूछा गया. They lack DNA. हाइड्रोजेनोसोम्स डायरेक्ट क्वेश्चन आया, that is related to microbodies and ये माइक्रोबॉडी माइटोकॉन्ड्रिया से डिराइव्ड होती है. इसमें डीएनए नहीं होगा लेकिन डबल मेम्ब्रेन होगा क्योंकि ये फ्रैगमेंट है. ओके,
जस्ट सपोज ये माइटोकॉन्ड्रिया, तो इसका कोई फ्रेगमेंट, ये पोर्शन फ्रेगमेंटेड हो गया और इसने अपने को इस तरीके से बाइंड कर लिया और डीएनए इधर रह गया, तो जरूरी नहीं है कि उस फ्रेगमेंट में डीएनए आए। ठीक है, ये बाइनरी फिजन से नहीं बना है कि उसके अंदर सेम कंटेंट जाए, तो वहां पे क्या है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ठीक है, हाइड्रोजन आयन को फॉर्म करेंगे ये सेल में, तो ये एक तरीके के माइक्रोबॉडी और पेरोक्सिसोम्स के ही कंडीशंस कैटेगरी में आ जाते हैं। इज इट क्लियर? पेरोक्सिसोम्स अगेन हम डिस्क्लेमर दे रहे हैं, आपके एनसीईआरटी में बहुत थोड़ा सा दिया हुआ है। एनसीईआरटी बेस्ड जब क्वेश्चन आते हैं तो ये सारे क्वेश्चंस के आने के चांसेस कम है, बट देयर इज चांसेस ये अनदर चैप्टर से रिलेटेड है, तो ये फोटो रेस्पिरेशन, ये एंजाइम्स, ये सब उस चैप्टर के और माइक्रोबॉडीज के बीच की कनेक्टिंग क्वेश्चन है, तो आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते हो। हाँ, इनको सेकेंडरी प्रायोरिटी पे न रख के सेकेंडरी इनको रख सकते हो कि हाँ ये चीज हमारा तैयार हो गया तो ये वाला नोट्स हम पढ़ लें। ओके, चलो नेक्स्ट है ग्लाइकोलिसिस। दिस इज नॉट डिवीजन, देवाशीष आई सेड दिस इज नॉट डिवीजन, दिस इज फ्रेगमेंटेशन। डिवीजन होगा तो पूरा का पूरा माइटोकॉन्ड्रिया, एक माइटोकॉन्ड्रिया बाइनरी फिजन से डबल हो जाता है, दैट इज द पॉइंट ऑफ प्रोकैरियोटिक रिजेम्बलेंस। ठीक है, सेल विद इन सेल थ्योरी जो स्टार्टिंग में बताई थी उसको प्रूफ करता है कि माइटोकॉन्ड्रिया बाइनरी फिजन से डिवाइड करता है। दिस इज द फ्रेगमेंटेशन, एक माइटोकॉन्ड्रिया अपना एरोबिक रेस्पिरेशन भूल चुका है, वो फंक्शन नहीं कर रहा है प्रॉपर, तो वो फ्रेगमेंटेड हो गया और उसी फ्रेगमेंट्स में से कुछ एंजाइम्स उसके पास हाइड्रोजेनोसोम्स स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है, जो कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड के सिंथेसिस में रोल प्ले करते हैं। व्हाट आई एम सेइंग बेटा, देखो ये था ईआर से डेवलप हुआ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से डेवलप हुआ, ये कहाँ से डेवलप हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया से। जस्ट एन इंफॉर्मेशन और एक कैटेगरी है। ओके, नाउ नेक्स्ट है ग्लाइकोलिसिस। ओके, डिस्कवर्ड बाय प्रेडेनबर्ग एंड बीवर्स, साइंटिस्ट हैं। दीज आर मॉडिफाइड पेरोक्सिसोम, देखो वहां पे भी ग्लाइकोक्सिलिक एसिड का नाम आया था। ठीक, अब ऐसा पेरोक्सिसोम जो ग्लाइकोसिलेट के मेटाबॉलिज्म में रोल प्ले कर रहा है, वो क्या होगा, मॉडिफाइड हो जाएगा। ठीक है, और ये सब इंडिविजुअल फंक्शन कर रहे हैं, कोई कोऑर्डिनेटेड वे में फंक्शन नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमने इन्हें एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं बनाया। दे आर मेम्ब्रेनस, लेकिन दे आर arises from the ER, arises from the mitochondria, and they are existing like an individual body, individual cell organ. Okay, so glyoxysomes are the modified peroxisomes which deal with the glyoxylate metabolism. In this metabolism, the fat is converted. अब ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन, बाकी रिसर्च करने की नीड नहीं। फैट इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट। अब तुम कहोगे मैडम कार्बोहाइड्रेट फैट दो डिफरेंट थिंग, ये कैसे हो सकता है? ये होता है बेटा, सेल के अंदर सब कुछ होता है। क्लियर? आपने अगर सेल को ग्लूकोज नहीं दिया, आज आपने खाना नहीं खाया, तो आपकी सेल, आपकी बॉडी, आपकी जो स्टोरेज फैट है ना, उनसे ग्लूकोज को बनाना शुरू कर देगी। सेल को चाहिए ग्लूकोज, उसके पास सब जादू की मशीनरी है, वो फैट को कन्वर्ट कर लेगी ग्लूकोज में। तो फैट इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट। बट एक पॉइंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, इसको 3 स्टार लगा के और आज के बाद कभी भूलना नहीं है। ग्लायोक्सिसोम सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट होंगे कहाँ, प्लांट सेल। These are abundant in fatty seed. कहाँ पे होंगे abundant? जहाँ पे फैट ज्यादा। फैट कहाँ होता है, फैटी सीड्स। फैटी सीड्स किसको कहते हैं, ऐसे सीड्स जिनसे आप ऑयल प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, जिनसे आप ऑयल निकाल सकते हो, जैसे मूंगफली का तेल, कैस्टर ऑयल, सोयाबीन का तेल, ये सब आपने मार्केट में देख रखा है ना। तो ये सब सीड से एक्सट्रैक्टेड ऑयल्स होते हैं। तो ऑब्वियसली वहां पे ग्लाइकोसोम्स अबंडेंट अमाउंट में प्रेजेंट रहेंगे। The main enzyme of glycolate cycle are isocitrate, SCI लिख लेना, isocitrate, स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे, लाइज
एंड मैलेट सिंथेटिस। सिंथेस और सिंथेटिस दोनों साइनोनिम की तरह यूज हो जाते। सिंथेसिस में मैलेट सिंथेटिस तो सेम क्या यहाँ पे फंक्शन होगा, देखो मैलेट की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होने वाला एंजाइम मैलेट सिंथेटिस। ओके खत्म हो गया। ये सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन जो पूछी जाती है वो पेरोक्सिसोम से पूछी जाती है। क्लियर। नेक्स्ट है स्फेरोसोम। स्फेरोसोम में साइंटिस्ट के नाम बर्नर। स्फेरोसोम प्रपोज्ड बाय गहन। माइक्रोबॉडीज आर एसोसिएटेड विद फैट मेटाबॉलिज्म। ठीक है, दीज आर प्रेजेंट इन बोथ एनिमल। अब एनिमल को भी तो फैट मेटाबॉलिज्म करना ही है ना बेटा, तो स्फेरोसोम प्रेजेंट होता है एनिमल और फैट, एनिमल और प्लांट। ठीक है, इसका स्टेनिंग पूछा जाता है क्योंकि ये अगेन डिजीज से रिलेटेड है बेटा, तो यहाँ पे आपको एक स्टेन करके साइंटिस्ट इसको आइसोलेट करते हैं और इसको स्टडी करते हैं। तो स्टेनिंग किससे किया जाता है, तो ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, दिस इज द स्टेन विच यूज्ड फॉर द स्टेनिंग ऑफ स्पेरोसोम। ओके अब कुछ एडिशनल पॉइंट्स हैं, वैसे सभी एडिशनल पॉइंट थे एनसीईआरटी के बाहर जितना सब एडिशनल लिखे। कैटलिस्ट फॉर्म 40% इंपॉर्टेंट है। सबसे मेजर एंजाइम एक ग्रुप ऑफ एंजाइम्स है, उसमें से 40% क्या हो गया, सिर्फ और सिर्फ कैटलिस्ट ऑफ। कैटलिस्ट मतलब एक कैटेगरी है बेटा जो कैटालिटिक हाईली कैटालिटिक, देखो सारे ही एंजाइम्स कैटालिटिक एक्टिविटी करते हैं। जो हाईली रेट जिनका एंजाइमेटिक रेट बहुत फास्ट है दैट इज द कैटलिस्ट एंजाइम। ये होते हैं 40% पेरोक्सिसोम के अंदर। It is the largest enzyme of peroxisome while peroxidase is the smallest enzyme of peroxisome. लेकिन इसके बेसिस पे नाम क्यों दिया गया, क्योंकि दिस इज द मेन एंजाइम। देखो जो काम कर जाता है ना वो हमेशा छोटे अमाउंट में प्रेजेंट होता है। जैसे खाने में टेस्ट लाना है तो खाने में टेस्ट नमक लाता है बेटा, और नमक कितना डलता है बताओ, सब्जी में नमक डलता है या नमक में सब्जी डलती है। उसी तरीके से यहाँ पेरोक्सिसोम का इंपॉर्टेंस बहुत है, पेरोक्सीडेज एंजाइम का, दैट्स व्हाई नेम उसके बेसिस पे दिया गया पेरोक्सिसोम। ठीक है, कैटलिस्ट जिस तरीके से सेफ्टी वॉल्व्स होते हैं ना, जैसे कुकर में आपने देखा होगा विसेल्स आती है तो उसका एक सेफ्टी वॉल्व भी है कि अगर विसेल्स डिस्टर्ब होगा तो उसके बाद सेफ्टी वॉल्व वहां से हट जाता है, रिमूव होता है। तो उसी तरीके से कैटालिस एंजाइम जो ये 40% है, ये इसके सेफ्टी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मेम्ब्रेन डैमेज ना हो जाए, रिएक्शंस प्रॉपर चले, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन में पार्टिसिपेट कराए, मॉलिक्यूल्स कौन से अंदर आने कौन से बाहर जाने, इन सारी एक्टिविटी को कैटालिस एंजाइम रेगुलेट करता है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अल्कोहल से डिजीज आपको पढ़नी होती है और जहां जहां डिजीज से रिलेटेड पॉइंट है वो सभी इंपॉर्टेंट रहते हैं। 50% of alcohol consumed by a person is detoxified, मतलब उसकी टॉक्सिसिटी को रिमूव करने का काम भी पेरोक्सिसोम करता है। और ये कहाँ होता है, ये लीवर में होता है। इसलिए अल्कोहलिक पर्सन का सबसे पहले लीवर डैमेज होता है, किडनी डैमेज होता है। ठीक है, तो 50% of alcohol consumed by a person is detoxified by peroxisome inside the liver cell। आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पेरोक्सिसोम कंसंट्रेशन में कहाँ हाई होंगे, तो आपको लिवर सेल याद हो अगर कि ये वाले फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ऑप्शन दिया है हार्ट, लिवर, लंग्स, तो यू विल गो फॉर द लिवर। अमाइनो एसिड ग्लाइसिन एंड सेरीन, दीज आर द अमाइनो एसिड। सिंपल नाम नोट डाउन कर लेना और कुछ नहीं। फॉर्म ड्यूरिंग फोटो रेस्पिरेशन। ठीक, अब आपका वो एंड वाला पॉइंट आ गया। मेनी मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल्स कॉल्ड माइक्रोबॉडीज दैट कंटेन वेरियस एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल। इतनी छोटी सी प्यारी सी लाइन लिखी हुई है, उसका मैम ने पूरा एलैबोरेशन कर दिया, पूरा एक्सप्लेनेशन हो गया।
तो आपको माइक्रो बॉडीज कंप्लीट हो गया। और इसको प्लीज बेटा, इसको बियॉन्ड द एनसीईआरटी आपको जाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो जो मेनी लिखा है ना, मेनी मेम्ब्रेन, इस वर्ड को पकड़ो, मेनी मेम्ब्रेन, तो आपको देखना पड़ेगा ये मेनी के अंदर क्या है। दिस इज लाइक अ सिलेबस, ये माइक्रो बॉडी का सिलेबस था जिसको आपको पढ़ के जाना है नीट में, तो उसके लिए एनसीईआरटी के बाहर पढ़ना, ठीक है। माइन्यूट वेसिकल्स क्लियर है, ये तो हमें छोटी छोटी बॉडी है कॉल्ड माइक्रो बॉडी, कंटेन वेरियस एंजाइम। अब ये वेरियस को खोला हमने, ये मेनी को ओपन किया, ये वेरियस को डिटेल में देखा, क्लियर। और प्लांट में कौन सा प्रेजेंट है, एनिमल में कौन सा प्रेजेंट है, बोथ में कौन सा प्रेजेंट है, ये सारी इंफॉर्मेशन। और जब ये एंजाइम्स आ रहे हैं, ये बॉडीज हैं, तो इनके फंक्शन, ये पोर्शन कवर कर लिया। क्लियर है बच्चा, किसी को कोई डाउट? नेक्स्ट आप देखोगे अब साइटोस्केलेटन, जो कि वापस बैक आ जाओ, कहाँ पे मिलेगा आपको, राइबोसोम के नीचे 8.5.7, पेज नंबर 136। कोई कुछ कह रहा है? व्हाट इज मैलेट? मैलिक एसिड का आयनिक फॉर्म होता है मैलेट। मैलिक एसिड इज एन ऑर्गेनिक एसिड, पढ़ोगे ये भी आगे बैठ। स्टोमेटा सुना है? स्टोमेटा के ओपनिंग एंड क्लोजिंग के जब मैकेनिज्म पढ़ोगे ना, वहां पे मैलेट आयन पढ़ाएगा। किसी को भी घबराहट हो रही है क्या इतना सारा कंटेंट देख के? सोहिनी क्लियर है? आर्या, देवाशीष क्लियर है बच्चा सब कुछ? अथर्व, अथर्व आप न्यू स्टूडेंट हो क्या? जानवी, जहाना, कृतिका, मृणाल, नेहल, सभी चीजें क्लियर समझ में आ रही है ना? देखो कंटेंट का ज्यादा होना, ज्यादा तो हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा, जितनी तुम्हारी हाइट है ना, अभी देखो मुझे तुम लोग की हाइट नहीं पड़ा है पता है, फिर भी मैं कह सकती हूँ जितनी तुम्हारी हाइट है ना, उतने उतनी बुक की रो खड़ी होगी एमबीबीएस में, तो बी रेडी फॉर दैट। दिस इज जस्ट योर ट्रेनिंग पीरियड, ये ट्रेनिंग है, छोटी छोटी बुक पढ़ रहे हो, इसको क्वालिफाई करके जो जाने वाले हो ना, वो तुम्हारा मेन टारगेट है। तो कंटेंट से कभी घबराना नहीं, वो कंटेंट हमें समझ में आया कि नहीं, हमारा ब्रेन बड़ा खतरनाक है। इसके अंदर अगर मैंने इंफॉर्मेटिव स्पेस में इंफॉर्म जो इसका स्टोरेज है ना, जैसे मोबाइल को सिंपली कैसे यूज करते हो ना, अपन स्टोरेज वार्निंग आती है तो क्या डिलीट करते हो वहां पे, अननेसेसरी ऐप को डिलीट करोगे, अननेसेसरी फोटोज या रिपीटेड जो चीजें हैं उसको मोबाइल खुद ही एआई जो उसका मैकेनिज्म है वो यूज करके आपको पॉपअप कर देगा कि ये चीजें आप डिलीट कर दो, आपका मेमोरी फुल हो रहा है। सेम वे में हमारे ब्रेन के पास बहुत कैपेसिटी है बेटा, उसमें अगर आपने इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन को ही स्टोर किया ना, तो ये सब चीजें वो अपने अंदर ग्रास्प कर लेगा। दिस इज जस्ट अ बिगनिंग, इससे बड़ी बात क्या होगी? तो मेडिकल फील्ड में जाना है और पढ़ना तो है ही, वो तो सबसे, मेडिकल और आईएएस, सिविल सर्विस, ये दो ही है जो आपको पढ़ना बहुत पड़ता है, इंफॉर्मेशन बहुत। तो घबराए बिना एकदम जस्ट ये देखो क्या तुम्हें समझ में आई सारी लाइनें, उसकी डेप्थ या उसकी कॉम्प्लेक्सिटी में मत उलझो, किसी वर्ड को मत पकड़ के बैठ। और घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है, जब हम हैं ही यहाँ पे तो क्यों घबरा रहे? चलो बताओ फास्ट, यहाँ तक सब क्लियर? देखो सेल चैप्टर अगर तुम एनसीईआरटी उठा के देखोगे तो 10 दिन में मैंने खत्म कर दिया था। हम लोग शुरू में ही इतनी रिगरस ट्रेनिंग क्यों कर रहे हैं? शुरू में ही मैंने सबसे हैवी हैवी कंटेंट क्यों दे दिया तुम्हें? मैं चाहूँ तो तुम्हें लॉलीपॉप खिलाती बेटा, एकदम इजी लिविंग वर्ड उठाते, पहला चैप्टर सीक्वेंस में ही पहला है, पढ़ाते बेटा धरती पे इतने प्लांट हैं, इतने एनिमल हैं, ये टेक्सोनॉमी है वो, बट उसकी रिक्वायरमेंट नहीं, ठीक है। हम बेस को स्ट्रॉन्ग करके ही आगे बढ़े। चलो फिर आज यहीं पे ओवर करते हैं।
यहाँ तक का रिवाइज कर लो, कंटेंट ज्यादा है, फिर कल साइटोस्केलेटन देखेंगे, फिर न्यूक्लियस न्यूक्लियोलस देख के क्रोमोसोम, देन कंप्लीट हो जाएगा ये चैप्टर। सिलिया फ्लैजिला होगा अभी। तो ये साइटोस्केलेटन भी आपको एक ओवरव्यू है, सिलिया फ्लैजिला भी आपको ओवरव्यू है, देन सेंट्रोसोम न्यूक्लियस, बस खत्म। ठीक है, 2-3 लेक्चर और लगे। चलो बाय बेटा, गुड डे, बी हैप्पी, घबराना बिल्कुल भी नहीं, बी हैप्पी। चलो बाय।